हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 12 तो हो चुका है, 12 तक हो गए हैं, आज 13वां होगा। ठीक है, तो 13वें प्रैक्टिस सेट को करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, पुलिस के लिए, आरपीएफ के लिए, रेलवे के लिए, आप किसी का भी एग्ज़ाम देंगे उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को करें। विभिन्न चैप्टरों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट करके लिए गए हैं और आज हम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम की हम कई वीडियो बना के डाल चुके हैं। एक्सरसाइज की बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा प्रैक्टिस सेट की सर एक आध क्लास हो जाए, तो हम प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे और नंबर सिस्टम की भी डालते रहेंगे। नंबर सिस्टम के बाद में एक चैप्टर है नया, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, उस चैप्टर को लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अनुपात समानुपात। ठीक है, इस तरह से आपके चैप्टर भी होते रहेंगे जो भी हैं, और इधर से आपका प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं कैसे है क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट से। ये है आपका पहला क्वेश्चन। यदि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कमरे की चारों दीवारों का बेटा क्षेत्रफल क्या होगा? तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हमें कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमारा ये पहली बात तो ये कि जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन जो टॉपिक है, मेंसुरेशन टॉपिक की एक खासियत है कि इसमें यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, और इसमें बिल्कुल ये समझ लो क्वेश्चन का इतनी जल्दी आंसर आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मोटा बहुत कर दिया है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है बेटा 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हम इसको क्या मानते हैं? परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप। ये क्या होता है? आयत का परिमाप। ये पेरीमीटर होता है और ये क्या होती है? हाइट। अगर हो सकता है कि आपको पेरीमीटर दे दे और हाइट दे दे और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, तो आप कहेंगे यहाँ पर पेरीमीटर तो है ही नहीं, कि तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, और ऊंचाई ये है, ऊंचाई क्या है? कमरा है। ठीक है, कमरे के ये तो नीचे का एरिया हो गया। ठीक है, कमरे की एरिया हो गया। अब हाइट और ले ली, उससे परिमाप ले लिया इसका, ये जो भी परिमाप है इसका परिमाप ले लिया चारों तरफ से कमरे का, और ऊपर से क्या है? हाइट और ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि दीवारें हाइट में होती हैं, तो ये दीवार हो गई। तो परिमाप भी बोल सकते हैं इसको, हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर और हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है? 2। कमरे की लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई 15, 20 और हाइट है आपकी 30। ठीक है, तो 2, 15 और 20 35, कितना आ जाएगा? 35। 35 गुणा 30, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो। 35 दूनी 70 और 7 तिये 21। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा एरिया होता है वो स्क्वायर में आएगा, वर्ग में आएगा, और जो आयतन होता है किसी का भी आयतन हो XYZ वो क्यू में आता है। तो कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन देगा 2100 मीटर स्क्वायर दे देगा, 2100 मीटर क्यू दे देगा। तो आपको ये देखना है कि इसका जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, इसका इकाई होता है, उसको आपको देख करके चलना पड़ेगा। कहीं पर यहाँ पर तो मिस्टेक नहीं हो गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देता है वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x भाग y, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है,
x भाग वाई है, यहाँ पर x भाग वाई, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, x भाग वाई इक्वल टू 2/3, ठीक है। देन तब वाई स्क्वायर भाग एक्स स्क्वायर, उसने ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दिया उसने x भाग y बराबर कितना है, 2/3, 2/3, यानी कि x बट्टे y बराबर 2/3, 2/3 आ गए। उसने पूछा क्या है, y स्क्वायर भाग एक्स स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं y बट्टे एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और y बट्टे एक्स का वैल्यू कितना होगा, अगर हम यहाँ से देखें, अगर यहाँ से हम देखें तो y बट्टे हमको क्या करें, y बट्टे एक्स करें तो 3 ऊपर पहुँच जाएंगे और 2 कहाँ जाएंगे, नीचे। तो y बट्टे एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना निकला था, 3/2। यहाँ पर y बट्टे एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, 3/2, और यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 9/4, 9/4, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 23, 46, संख्या कितनी है बेटा, 23, 46, x 45, ठीक है। इसमें भाग लगाना कितने का, 9 का। तो ये बताओ इस x की जगह पर क्या आएगा, x बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या आएगा। देखो 9 का अगर हम भाग लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो 5 और 4 कितने हो रहे हैं, 9, ये कट जाएंगे। 6 और 3 कितने हो रहे हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये 6 और 3 कट गया। अब बचा क्या, 4 और 2 कितना बचा, 6। अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 और 2 कितना बचा, 6 बचा, कितना बचा, 6। अगर यहाँ पर 9 होते तो भाग चला जाता, या फिर हम देखें 6 में से हम कितने, 9 में से हम 6 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 3। कितना आंसर आ जाएगा, 3। वो संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। 4, 5, 9 कट जाएंगे, 6 और 3 9 कट गए, 4 और 2 कितने बचे, 6। अगर यहाँ 9, यानी कि यहाँ x की जगह कितने होते, 3, 6 और 3 कितने हो जाते, 9 हो जाते थे, संख्या पूरी 9 से कट जाती। तो x बराबर कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 4, x + 1/x = कितना है बेटा, 4 है। तो x, सॉरी ये तो दिखाई ही नहीं देगा, x + 1/x = कितना है बेटा, 4 है। तो उसने पूछा क्या, x² + 1/x²। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दें। क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x = 4 का वर्ग कितना आ गया, 16। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² प्लस, यहाँ कितना बचेगा, 2, x से x कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा, 2 बराबर कितना है, 16, ठीक है। तो x² + 1/x² = 16 - 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 14। कितना आ जाएगा, 14। ये आपका आंसर हो गया 14, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 32 बराबर √2 पे पावर x, तो x का मान क्या है। देखो बेटा यहाँ पर कितना दिया उसने, 32 बराबर √2 और ऊपर पावर x है। तो x बराबर क्या दिया है, चमचा। x का वैल्यू बताओ क्या है। तो हम इसको सॉल्व करें तो 32 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5। कितनी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5, यानी 32 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये बेटा 32 के फैक्टर हो गया, और ये कितनी बार आए हैं, 5 बार आए हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 2 पे घात 5, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा 2 टू द पावर 5 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है, जैसे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्स पर पावर कितनी, 1/2, ये इसका मान होता है बेटा, अंडर रूट चिन्ह का मान होता है, इसका होता है एक्स 1/2। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लिखेंगे अंडर रूट 2, तो 2 की घात कम कितनी चढ़ा देंगे, 1/2, और ऊपर कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स। तो यहाँ पर आ गया 2 पे पावर 5 बराबर 2 पे पावर एक्स का गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x/2। जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, तो घातें समान है तो हम क्या कर सकते हैं, x/2 बराबर 5, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे एक मान करके, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10। तो x का वैल्यू कितना है, 10, x का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, 10। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हल होगा। ठीक है, नोट करिएगा, समझ में आया सबके, क्वेश्चन समझ में तो आया सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये है आपका 1/2, 1/6, 1/18, x। तो उसने ये पूछा x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये तो क्वेश्चन आपके समझ में शायद है, मुझे लग रहा है कि आपको देखते ही समझ में आया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। यहाँ पर भी देखो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो अगला भी पद कितना होगा, 3 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा, 1/18, कितना आ जाएगा, 18 का गुणा 3 में करें कितना आ जाएगा, 54। तो कितना आंसर आ गया, 1/54। देखो ये आ गया आपका आंसर। नीचे से सीरीज बन रही है, इसकी सीरीज बन रही है एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन, 49, ओ कितना सारा अंडर रूट चढ़ा हुआ है, ये कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको, बहुत इजी है। देखो 49 बेटा, यहीं पर मैं हल करता हूँ इसको। ठीक है, यहीं पर इसको करते हैं सॉल्व अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, देखो 49 बेटा कितने का होता है, 7 का होता है। कितने का होता है, 7 का। अब 29 और 7 यदि आप जोड़ेंगे, 29 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और 36 कितने का होता है, 6 का होता है। तो अब 6 आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, किस में, 19 में। 19 में 6 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने ऐड हुए थे बेटा, यहाँ पर चलो मैं करके आपको थोड़ा सा कर दूँ, यहाँ कितना निकला था, 7। ठीक है, अब 7 इसमें ऐड हो जाएंगे, किसमें, 29 में। 29 और 7 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 36, और 36 का कितना होता है, 6, वो आपका इधर आ गया। अब 19 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 25। 25 कितने का होता है, 5 का। अब ये 5 आकर के इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16। 16 कितने का होता है, 4 का। 4 आकर के इधर ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 9, और 9 कितने का होता है, 3 का होता है। कितने का होता है, 3 का होता है। क्यों 3 इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 3 दिया ही नहीं है, ये तो 3 होगा, इसमें नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5वां बना लो, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, देखो 7 7 49, 7 का हो गया। 7 इसमें जोड़े, 29 और 7 कितने हो गए आपके, 36। 36 कितने का होता है, 6 का होता है। 6 इसमें जोड़ जाए, 19 6 कितने हो गए, 25। 25 कितने का होता है, 5 का। 5 इसमें जुड़ जाएंगे, 11 और 5 कितने हो गए, 16। 16 कितने का होता है, 4 का होता है। 4 इधर जुड़ जाए, 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 कितने का होता है, 3 का होता है। ओके, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई 0.1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घनमीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। भाई इसमें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करते हैं।
तैरने के लिए बना एक तालाब। देखो तालाब है तो ये घन के मीटर का है, कैसे मीटर का है बेटा, घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन और व्यक्ति तैर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं, यहाँ व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा, x है। व्यक्तियों की संख्या कितनी मान ली हमने, x है। तो x एक व्यक्ति यानी x व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति कितना लीटर पानी विस्थापित कर रहा है, 0.1 घन मीटर, ठीक है, 0.1 घन मीटर। तो ये पानी का आयतन हो गया, यानी इतना पानी ऊपर हो जाता है। जब इतना पानी ऊपर तल हो जाता है तो इसका क्या हो गया, x एक, यानी कि इतना पानी एक विस्थापित कर रहा है 0.1 घन मीटर। अब यहाँ पर तालाब का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बेटा क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है, क्या होता है, LBH। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी है उसने, लंबाई कितनी दी है, हाँ 24 गुणा 15, और पानी का तल कितना ऊपर उठ रहा है, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि, 1 सेंटीमीटर। चूंकि बेटा इधर मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x गुणा 0.1/10, ये पॉइंट हमने हटा दिया, ठीक है, पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गए, और ये आपका आ गया 24 गुणा 15 और गुणा 1/100। इस जीरो से इस जीरो को ख़त्म कर दो, ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट दो कितनी बार, 12 बार, और 12 का गुणा 3 में कर दो, x बराबर 12 3 कितना आ जाएगा, 36। यानी कि व्यक्तियों की जो संख्या है, जिन व्यक्तियों ने डुबकी लगाई है तालाब के अंदर, जिन व्यक्तियों ने डुबकी लगाई है, और कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाई थी, 36 व्यक्तियों ने डुबकी लगाई थी। और एक तालाब में, जिस तालाब की लंबाई और चौड़ाई 24 गुणा 5 थी, और उसमें जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई थी तो पानी का तल 0.1 घन मीटर पानी ऊपर उठ गया था, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला है 156 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। कितने से विभक्त हो बेटा, 11 से। 11 का नियम क्या कहता है, 156 942 डिविजिबल बाई 11, ठीक है, 11 से विभक्त है ये। तो 11 का नियम ये कहता है कि एक संख्या लेकर के एक संख्या छोड़कर एक संख्या लें, और उन संख्याओं को लेने के बाद में उनका ऐड करें, या तो उनका अंतर शून्य आ जाए, या एक ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभक्त हो, और 11 से विभक्त होगी तो आंसर आ ही जाएगा आपका। तो देखो पहली ले ली हमने, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो हमारा कितना आ गया, 1 धन 6 धन 9 और धन 2 बराबर बचा क्या, 5 स्टार 4, क्या बचा 5 प्लस स्टार और क्या बचा प्लस 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 प्लस स्टार, ठीक है। और 6 और 1 कितना हो गया बेटा, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 9 कितना हो गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। अब 9 को हम इधर लेकर के आए तो 18 माइनस 9 बराबर इधर क्या बचा बेटा स्टार। 18 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, तो स्टार बराबर स्टार की जगह कितना आना चाहिए बेटा, स्टार की जगह कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, स्टार की जगह कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, ठीक है, स्टार की जगह कितना आना चाहिए 9, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है बट उन्होंने दिया नहीं, डी ऑप्शन है, यहाँ पर कितना होगा 9, ठीक है, कितना आना चाहिए 9, क्योंकि इनका अंतर इधर 18 है तो इधर भी कितने हो जाएंगे 9, 18 इधर है 9 और यहाँ पर स्टार जगह में कितना रख दें 9, 9 9 कितने हो जाएंगे 18, 18 में 18 जाएंगे क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। नोट करो अगला,
3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात बताओ। बेटा चालों का अनुपात क्या होता है? चाल बराबर पहले क्या होता है, पहले यही समझ लो। चाल बराबर स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है ना, ये होता है, बोलो ये होता है कि नहीं होता है? दूरी बट्टे समय। अब यहाँ पर चाल का अनुपात उसने पूछा है, चाल बराबर, ठीक है, और उनकी चालों का अनुपात पूछा है। चाल बराबर S बराबर S1 अनुपात S2 अनुपात S3। तो यहाँ पर स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और दूरी का अनुपात कितना दिया है बेटा? 1:2:3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1:2:3, ये दूरी का अनुपात आ गया। अब इनके समय का अनुपात कितना दिया है? 3:2:1। ये किसके अनुपात हो गया? ये समय का अनुपात हो गया। ये किसका अनुपात हो गया? ये समय का अनुपात हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बट्टे समय। ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, ये दूरी हो गई, ये क्या हो गया? समय हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो 3 दूनी कितना आ गया? 6 एलसीएम आ जाएगा। जब 6 एलसीएम आ जाएगा तो आप चाहे तो ऐसे करके कर लो, चाहे आप ऐसा करो कि एलसीएम इसका आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 का यहाँ गुणा कर दो, तो 1/3 गुणा 6, 2/2 गुणा 6 और 3/1 गुणा 6, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, ये 6 कहाँ से आए? इसका 3, 2, 1 का हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, तब आया ये 6 हमारा, ठीक है। और एलसीएम का इसमें गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया हमारा? 2 से 2 ये कैंसिल हो जाए, कितना आ गया? 6, और ये 6 कितने हो जाएंगे? 18, ठीक है। अब ये कट रही हैं संख्याएं, कितने से विभाजित हो रही हैं? कितने से विभाजित हो रही हैं बेटा? कितने से हो रही हैं? ये आपकी विभाजित हो रही हैं संख्याएं 2 से, ठीक है। तो 2 से विभाजित हो रही हैं तो हम 2 से कर देंगे। 2 एकम 2, 2 × 6 और 2 नेम 18। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1:3:9। 1:3:9। 1:3:9। देखो यही इसका, अगर ये कट रही हैं संख्याएं तो काटनी पड़ेंगी सभी, एक ही अंक से कटनी चाहिए। ये नहीं कि 18 होता है या 6 होता है या 7 होता, तो विभाजित ये नहीं होती, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ टॉपिक? समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो बेटा देखो ऐसा होता है कि पहले कितनी वृद्धि की गई है? 20% की। 20% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। तो किसी कोई संख्या 5 थी, 5 में हमने कितना कर 1 की वृद्धि कर दी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 6। फिर 20% की वृद्धि की गई है, फिर पुनः 20% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 का कितना हो गया? 25। 6 का कितना हो गया? 36। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? कितने की वृद्धि हो रही है बेटा? कितने की हो रही है? 6 और 5 11। कितनी वृद्धि हो रही है? 11 की। कितने पर हो रही है? 25 पर हो रही है। तो बेटा 100 पर कितनी होगी? तो 25 चौके 100, 11 4 44। कितने की वृद्धि हो रही है? 44% की। ये 44% की आपकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। डायरेक्ट इसको हम दूसरे मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें यानी कि 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। 2 0 ये ख़त्म हो जाएंगे। 20 और 20 कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। और ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आ जाएगा? 44%। हम इसको ऐसे भी शूट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ टॉपिक? बट ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। यही क्वेश्चन नहीं है, इससे बहुत तरह के हल हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 20 बोलता 20% की वृद्धि, ठीक है, और यहाँ बोल देता 25% की वृद्धि, तब भी इससे आराम से हल हो जाता और उससे भी होता, दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ऐसे सीखना है, हमें समझना है। 20% तथा 5% क्रमवार बट्टे। बट्टे का मतलब होता है छूट। बट्टे का मतलब क्या होता है बेटा? छूट, यानी कि डिस्काउंट।
डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा। तो दो क्रमवार बट्टे, पहला बट्टा कितना है 20% और 20% का बट्टा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। कोई वस्तु 5 रुपये की थी, हमें 1 रुपये का उस पर छूट मिला, हमें 1 रुपये का छूट मिला, हमने उसको कितने का बेचा 4 का बेचा। फिर अगला कितना है 5% का बट्टा है और 5% का बट्टा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। फ्रैक्शन आप समझते हैं, यानी कि 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100 और 5/100 का मतलब 1/5 दूनी 10, 1 कितना आ गया 20। ये आपका फ्रैक्शन मेथड होता है। ठीक है, तो हम 5 का हम सीधा 1/20 लिख देते हैं, बीच में जो फ्रैक्शन करते हैं इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये बस ये अंतर होता है इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन में थोड़े समय की बचत हो जाती है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कोई वस्तु 20 की थी, उस पर 1 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, तो वस्तु हमें कितने की मिली 19 की। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ इसमें, 20 पंजे कितना आ गया 100। ठीक है, 19 का गुणा 4 में कर दो। ठीक है, 19 का 4 में कर दो, 19 चौके कितना हो जाएंगे 76। यहाँ कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने की कमी हुई, सॉरी 24 की कमी हुई, कितने पर 100 पर। तो 100 पर कितनी होगी, तो 100। तो यहाँ पर कितना आ गया समतुल्य बट्टा 24%। कितना आ गया 24%। ठीक है, चलो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त है। ठीक है, किससे विभक्त है 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से पूर्णतः विभक्त है। और क्या है पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी है संख्या और पूर्ण वर्ग भी है और विभक्त है, तो वो संख्या कौन सी है। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये कि पहले सबसे पहला काम ये कि हम एलसीएम लें इसका। तो 8 के फैक्टर, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी 8, तो 8 के फैक्टर कितने हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8। 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 2 3 6, तो 2 तो इसमें है ही, 3 नहीं है तो 3 हमने लिख लिए। 5 का फैक्टर 5 होगा, 2 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, वो हैं इसमें 2 दूनी 4, तो इसमें नहीं लिखेंगे। 3 इसमें हैं तो 3 भी आ गए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें 2 का पेयर 1 बन रहा है। ठीक है, और कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं कि इनके पेयर बनाएं। एलसीएम तो इसका वैसे इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया एलसीएम, लेकिन हमें इसका क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना बेटा पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पेयर जो बन रहे हैं वो तो ठीक है, 2 गुणा 2 एक पेयर ये हमारा बन रहा है। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको हमें अपनी तरफ से बना देना है 2 गुणा 2। 3 का नहीं बन रहा है तो 3 गुणा 3, हमने 3 का भी बना दिया। 5 का नहीं बन रहा है तो हमने 5 गुणा 5 का भी बना दिया। सही है, जो पेयर नहीं बनता उसको हम ज़बरदस्ती बना देते हैं, अपनी जेब से बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखो 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 25 × 3 75। ठीक है, 75 × 3 हो जाएंगे आपके 225, 225 दूनी हो जाएंगे आपके 450, 450 दूनी हो जाएंगे आपके 900, 900 दूनी हो जाएंगे आपके 1800, 1800 दूनी हो जाएंगे आपके 3600। तो बेटा ये इसका आंसर कितना आ गया 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है, 3600 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, जिसमें 3 का 4 का 5 का 6 का 8 का भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। और 3600 हमारा वर्ग भी होता है बेटा। कितने का वर्ग होता है, ये 60 का होता है। ठीक है, कितने का होता है 60 का होता है। ये क्वेश्चन सबके समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो हमें देखना है। चलो हल करते हैं। फिर सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि पहले हम ये देख लें घन का आयतन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं घन के आयतन के लिए, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है AQ। घन का वक्र पृष्ठ होता है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। कितना होता है? 6a²। ठीक है, ये घन के फॉर्मूले हो गए आपके 1 और 2। ठीक है, घन का। अब यहाँ पर उसने पूछा कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दें। देखो बेटा, घन की प्रत्येक भुजा ये 50 है, 50% की वृद्धि कह रहा है वो। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/2 होगा। यानी कि घन की भुजा हमारी a है और यहाँ कितनी बढ़ कर के a है, यानी कि चलो यहाँ पर इस तरह से करते हैं। यानी कि घन की भुजा कितनी थी? 2 थी। 2 में फिर 1 की हो गई वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि हो गई, तो घन की भुजा कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। घन की भुजा जब 3, अब है क्या? आयतन। आयतन है तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका क्यू करेंगे, इसका भी क्यू करेंगे, क्योंकि आयतन होता, आयतन क्या है हमारा? AQ है, a/3 है। तो भुजा 2 थी, अब भुजा कितनी हो गई? 3। तब इसका आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 और 3/3। 2/3 का वैल्यू बेटा कितना होगा? 8 होगा। और 3/3 का वैल्यू कितना होगा? 27 होगा। यहाँ पर देखते हैं हम कितने की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है बेटा? कितने की हो रही है? अब देखो 8 है, यहाँ 27 हो रहा है। 8 है तो यहाँ कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 19 की। कितने पर हो रही है? 8 पर। तो 100 पर कितनी होगी? ठीक है, 1900 में 8 का भाग लगा दो। ठीक है, भाग लगा दो इसमें। ठीक है, यहाँ पर इसको आप रफली लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो। ओए होए। अब देखो 1900, इसमें 8 का यहाँ से भाग लगा दो रफ पर रख करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 8 दूनी 16। ठीक है, 3 बचे यहाँ पर, 30 हो गए। 8 3 24 हो गए। ठीक है, 24 हो गए। अब यहाँ क्या बचा? 6 बचा, 0 आ गया। 8 7 56 हो गए बेटा। कितना हो गया? 56 हो गया। बचा कितना? 4 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 237 सही, 237 सही 4/8। और 4 को भी काट सकते हैं। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि 237 सही 1/2%। 237 सही 1/2%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप हल कर लें बहुत अच्छे से। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत कुछ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट भी है क्वेश्चन, और इस घन का ही है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने पर, भुजा को कितना? 2 गुना। देखो पहले भुजा थी हमारी, सपोज दैट कितनी थी? 1। अब भुजा को हमने 2 गुना कर दिया, तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? और बेटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ का सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 6a²। तो 6 तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो हम इसकी जो कंपेयर करते हैं परसेंटेज में वृद्धि या कमी सी, तो वो हम a² से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा इसकी, अब यहाँ पर एरिया पूछा तो 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो भुजा इसकी कितनी थी? 1 थी। अब कितनी हो गई इसकी? 4 हो गई। कितने की वृद्धि हुई है इसमें? 3 की। यानी 1 थी, अब कितनी हो गई? 3। तो कितनी वृद्धि हुई है? 3 की। 3 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है? 1 पर हुई है। तो 100 पर कितनी होगी? 100 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300%। कितना आ जाएगा? 300%। बोलो क्वेश्चन कैसा रहा? सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो हम उसको दूसरे वीडियो में जो भी क्लास आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट करें ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करें। समझ में बहुत अच्छा आ रहा है तो बताएं हमें कि समझ में अच्छा आ रहा है, जिससे कि हम और नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो और जोश हो और जुनून हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।